So it's time to sleep, huh? चलें थोड़ा करते हैं इसके बाद फिर आगे अच्छा ये कुछ लिमिटेशंस थी जो हम डिस्कस कर रहे थे सुबह से मसले मसाइल ये रेलवे की क्या लिमिटेशंस हैं दुनिया तो कहाँ पहुँच गई हम उसी तरह पुराने सिस्टम पुराने रोलिंग स्टॉक सारा वो जब लिटिल न्यू वर्जन मतलब वो चला रहे हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जी अब रेलवे अगर खरीदता है तो कोई रोलिंग स्टॉक तो अनफॉर्चुनेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन प्रोक्योरमेंट हमारे पास वी हैव नथिंग टू रियली क्लेम कि जी हम ये चीज़ बना सकते हैं रेल्स इंपोर्ट होती हैं ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम इंपोर्टेड है पावर प्लांट्स इंपोर्टेड हैं लोकोमोटिव इंपोर्टेड है कोचेस वैगन इंपोर्टेड है सो वी आर जस्ट मेंटेनर्स and nothing to claim for localization or indigenization. वो हमारे पास बड़ा हैंडीकैप है. So that's why अब होता क्या है आज से 3 साल पहले 4 साल पहले डॉलर 110 रुपए का था या 104 रुपए का था अब 170-75 पे हो गया. So you have when you have very limited money in your kitty and you have to import the things. So you are in big trouble. बड़ी मुश्किलात आती हैं बड़ी प्रॉब्लम आती हैं आपको समझ नहीं आती कि क्या खरीदें या क्या ना खरीदें तो रेलवे के अंदर 2 किस्म के बजट आप ऑपरेट कर रहे होते हैं एक तो ये है कि जो आपका रेवेन्यू बजट है जो आप अर्न कर रहे होते हैं उसमें से अपार्ट ऑफ वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑलमोस्ट हमारा 50% डेफिसिट है तो वो क्या करते हैं टू फिल द गैप वी रिक्वेस्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट कि जी हमें ये पैसे दे दें कि मसलन 110 अरब में आप ये देखें कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसका 1,28,000 पेंशनर हो कि 70,000 एम्प्लॉई हैं और 1,28,000 पेंशनर हैं who are getting the pension from the रेलवे किटी रेलवे के अकाउंट से वो ले रहे हैं तो फिर क्या रह जाता है पीछे और उन 1,28,000 में ऑलमोस्ट अब पेंशन अगर कोई किसी के पेरेंट्स द्वारा जो है गवर्नमेंट सेटअप में है सो दे कैन वेल इमेजिन कि जी आप पेंशन में और जो रेगुलर जॉब है या आप सर्विस में है एक्टिव सर्विस में है उसमें डिफरेंस इतना है कि आपके पास दफ्तर नहीं होता सरकारी गाड़ी नहीं होती सरकारी फॉर्म नहीं होता अदरवाइज द सैलरी एंड पेंशन इज ऑलमोस्ट द सेम तो वो फिर क्या रह जाएगा 110 अरब में कि आपका 36 बिलियन रुपीस पेंशन पे खर्च हो जाता है 36 बिलियन रुपी अराउंड 30 बिलियन आपका रेगुलर सैलरीज पे चला जाता है 66 हो गया 18 बिलियन का आपका ऑपरेशनल फ्यूल है जो ऑयल आप खरीदते हैं तो कितना हो गया जी 36 एंड 30 66 एंड 18 84 3.5 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी है जो आप खरीदते हैं इसी तरह की 5 बिलियन के करीब अदर एक्सपेंडिचर है कि कोई बंदा रिटायर होता है तो उसको जीपी फंड या कोई और चीज अगर पार्टी डेफिसिट दिखा जाएगा इसको दिखा देंगे जिसमें पेंशन निकाल देंगे देखिए हमने इसको ना जस्ट फॉर अवर सेटिस्फेक्शन देखें पैसे रेलवे पे करे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करे असल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही आपको सारा सोर्स फंडिंग तो वो कर रही है तो आपका वो जो हालात हैं जो आपका फिस्कल कुशन है जो आपके फाइनेंशियल मुल्क के हालात हैं अल्टीमेटली तो रेलवे को भी इफेक्ट करते हैं
तो ये ऐसे दिल को समझाने वाली बात है। नॉर्मली तो ऐसे होता है कि जो पेंशन है, इट इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जिसका एम्प्लॉई है उसने अकॉर्डिंगली पेंशन देनी है। रेलवे के अंदर ये होता है कि ये अकाउंट फॉर्म होती है कि रेलवे अपनी अर्निंग से देती, पहले देती रही। अब जब आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर आप बोरो कर गवर्नमेंट से लेते हैं कि जनाब पैसे दे दें, हमारे पास ये जुल्म हो गया पेंशन। और अभी भी ये पता नहीं मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं, द पीपल हु रिटायर्ड 3 years बैक दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर पेंशन बेनिफिट्स। मंथली पेंशन उन्हें मिल रही है लेकिन लमसम जो मिलता है वो अभी तक नहीं मिला फॉर द लास्ट 2.5-3 years। सर लेकिन आपके जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे उस वक्त हालात होपफुली बेहतर हो जाएंगे। सर इसमें एक मेजर फैक्टर हमारे पेंशन रूल्स भी है ना, मतलब कि आपके फैमिली की डेफिनेशन ऐसी बनाई हुई है कि 30-30 40-40 साल तक जो है ना पेंशन चलती रहती है। हाँ वो अब देखिए वो that the pension policy is to be reviewed or viewed by the federal or provincial government। उन्होंने ऐसे रूल्स पेंशन रूल्स बना दिए कि समझे इट इज एन अनएंडिंग। नॉर्मली ऐसे होता था कि जब हस्बैंड फौत हो जाता था तो विडो को 50% पेंशन मिलती थी। फिर आया रूल कि नहीं जी इसको 70% कर दें, फिर आया कि नहीं जी 100% कर दें। अब बंदा फौत हो जाए तो वाइफ विल गेट 100% पेंशन। अच्छा फिर उसके बाद फिर आया अभी रिसेंट जो आई अमेंडमेंट्स, उसके अंदर आया कि जी अगर वाइफ भी फौत हो जाए तो विडो डॉटर और अनमैरिड डॉटर विल गेट द पेंशन बेनिफिट्स। सो इट इज अनएंडिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद ये भी आया कि जी ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी ऑफिशियल या ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उन्होंने वो भी एक पैकेज बना दिया कि स्केल वाइज 1 से 4 10 लाख रुपया लमसम मिलेगा। ग्रेड 17 का खुदा न खास्ता वो उसमें पता नहीं 2 मिलियन 3 मिलियन प्लस प्लॉट के पैसे, बच्चों की फीस, दिस एंड दैट। सर ये सर्विस में जॉब करते हुए या ऐसे किसी बीमारी में गुजर गया तो उसको भी मिलेगी? सर्विस में किसी भी अकाउंट पे, सर्विस में किसी भी अकाउंट पे, नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ कोई किसी का भी। सो ये सारे फैक्टर्स जो है ना इट हैज अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट। वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ने बेयर करना है, गवर्नमेंट ने बेयर करना है। और गवर्नमेंट ने क्या बेयर करना है अल्टीमेटली हमने ही बेयर करना है, बिकॉज वी आर द टैक्स पेयर्स। अल्टीमेटली फिर हमारी जेब से ही जाना है जब टैक्सेशन हैवी होगी और उस पर सारा या फिर कर्जे आएंगे, वो सारी चीजें फिर ये चलती जाती हैं। तो होता ये है कि you left with only 5 to 10% budget of 110 billion, मतलब 6-7 अरब रुपया रह जाता है जिससे आप पूरा अपना ये सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जिसमें ट्रैक है, जिसके अंदर लोकोमोटिव्स हैं, जिसके अंदर सिग्नलिंग सिस्टम है, ये सारा उसके अंदर फिर हो। अब आप देख लें कि ये तकरीबन 8000 किलोमीटर का ट्रैक है, तो व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस यू कैन कैरी आउट विद 7 or 8 billion rupees। सॉरी पीएसटीपी में लेवल एलोकेशन नहीं होती। मैं बताता हूँ, हम जरा थोड़ा सा तो अब रेवेन्यू में तो आप पीपीटी में वेरी लिटिल क्वेश्चन ऑफ द बजट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो उसमें क्या होता है कि फिर व्हेन यू हैव लिमिटेड मनी तो फिर आप क्या करते हैं कि यू डेफर द मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस डिले करते हैं, पहले आप प्रायोरिटाइज करते हैं। यू हैव वेरी एंड व्हेन यू defer the maintenance it means you are jeopardizing and compromising the safety of train operation। कि एक लोकोमोटिव जिसने मेंटेन होना था according to the books or according to the manufacturer standards, आप उसमें शॉर्टकट लगाएंगे because of limitation of the budget, so it means you are playing with the safety of locomotive and subsequently to the train operation। अच्छा अब आ गया वो जो आपका सवाल था कि रेलवे के अंदर 2 किस्म की होती है प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन। एक तो है रूटीन मेंटेनेंस, आप रेवेन्यू से करते हैं, और वैल्यू एडिशन होना तो ये चाहिए कि जो
पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के होते हैं, उसके अंदर हर डिपार्टमेंट का अपना शेयर होता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अप्रूव करता है। यू टेक द प्रोजेक्ट टू देयर कि जनाब ये लोकोमोटिव हम अगर ठीक कर लेंगे या नए खरीद लेंगे तो इससे हमें पर एनम इतनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यू मेक सम जस्टिफिकेशन, सो दे अप्रूव द प्रोजेक्ट एंड यू प्रोक्योर द थिंग्स। लेकिन बात ये है कि आप पैसे अपनी अम्मी जान से लें या वालिद साहब से लें, पैसे वालिद साहब पे ही जाने हैं। बात यह है कि पैसे आप एसटीपी से लें या रेवेन्यू से लें, पैसे गवर्नमेंट के ही हैं। तो उसके अंदर कुछ समटाइम्स ये होता है कि यू गेट सम स्पॉन्सर, वो फॉरेन डोनर मिल जाता है, वो आपको कहता है कि इस टर्म्स कंडीशन पे मैं लोन देता हूँ, लेकिन वो टाइट लोन होता है कि जनाब ये पैसे मुझसे ले लें, बड़े सॉफ्ट लोन है, लेकिन खरीदेंगे आप इस कंट्री से और ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो फिर आपकी ना वो एक सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है कि बस वो फिर आप मजबूर होते हैं कि बस ठीक है, अच्छा जी कर लेते हैं, ऐसे पैसे तो है नहीं हमारे पास, लेकिन यू अल्टीमेटली यू हैव टू पे द लोन। अब प्रोडक्ट आप अपने लिए लेते हैं और उसमें गारंटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और होता ये है कि वो जो हमने जस्टिफिकेशन बनाई होती है वो इतनी वेग और इतनी वीक होती है कि यू कांट मैच विद दोज जस्टिफिकेशन। तो फिर ये होता है कि वो बर्डन फाइनेंशियल फिर उसी पे आता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ही आएगा, उसी नहीं पे करेगी। तो बस समझे फिर ऑल इक्वेशन इज शटर्ड। तो वो फिर अच्छा, तो ये फिर जो डिलेड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, इसके अंदर ये है कि एक प्रोजेक्ट है, ये अभी मैंने कहा कि कोचेज और वैगन्स खरीद रहे हैं, ये 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रूव किया कि खरीद लें, कि गो और खरीदें। अभी तक हमने वो एग्रीमेंट फाइनल नहीं किया। नाउ वी आर एंडिंग 2021, 5 साल हो। उसमें कुछ रीजंस होती हैं, टेक्निकल रीजंस होती हैं, फिर ये जो भी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें थोड़ा सा एक फियर फैक्टर भी है कि जी कल को इंक्वायरियां मुक्त हो गई तो ये क्या, बिकॉज द प्रोक्योरमेंट इज वेरी मैसिव, मिलियन ऑफ डॉलर्स की प्रोक्योरमेंट है। तो वो फिर क्या होता है कि ये 2016 में प्रोजेक्ट अप्रूव हुए कोचेज और वैगन्स के, और अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। अभी तक वी आर जस्ट डूइंग द एग्रीमेंट्स और टेंडरिंग प्रोसेस और ये, और फिर अगले साल आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हमने जस्टिफिकेशन दी थी कि जी ये 2016 में हमने सबमिट की एक जस्टिफिकेशन कि जी 2017-18 में ये हमारे पास आ जाएंगे और हम फिर इसको कितनी अर्निंग करेंगे, ये वो तो द होल इक्वेशन इज डिस्टॉर्टेड। तो वो फिर आपका बड़ा गलत हो जाता है। तो वो जो डिले प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस हैं, 5 साल आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, 5 साल तक आप वो प्रोसेसिंग टाइम ही लेते रहते हो। फिर ये है कि ये जो आपके जो भी आप आइटम्स खरीदते हैं, ट्रैक इज स्टैंडर्ड कि जी जो आप ट्रैक पाकिस्तान रेलवे के लिए लेते हैं ये यूरोप में भी यूज होता है, लेकिन जो रोलिंग स्टॉक है, अब वो आपको बताया होगा उन्होंने, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, नैरो गेज है। अब हमारी लिमिटेशन ये है कि हमारा जो ट्रैक है सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इट इज ब्रॉड गेज 5 feet 6 inch, नोवेयर इन द वर्ल्ड, एक मतलब अर्जेंटाइन है जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बाकी सारी दुनिया में सब गेज है। So whenever you procure the rolling stock, you make it customized, वो आपको बनवाना पड़ता है। अगर हमारा ये स्टैंडर्ड गेज हो ट्रैक, तो you can have a wider competition, worldwide standard track है, even you can get the old rolling stock which you can recommission, rehabilitate and you can use it on yourself. तो वो जो स्टैंडर्ड गेज है वो ऑफ द शेल्फ आपको मिल जाता है कि जाएं उन्हें कह दी ये हमें चाहिए, वो आपको उसको बना के दे देंगे। लेकिन ये जो ब्रॉड गेज है इट इज नॉट रेडीली अवेलेबल, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके बाद जी नहीं, बुकी और ऊपर जो कोच है उसमें तो क्या कहते हैं वो जो पिन लगी होती है, तो मैंने बताया था
सर वो की जस्टिफाई नहीं हो सकती स्टैंडर्ड की और रोड गेज की के बाद क्या कहते हैं ऊपर जो सप्ली लगा के रखनी है उसमें भी फिक्स हो जाए, उसमें भी फिक्स हो जाए। वो जरा आगे चल के करेंगे थोड़ा सा स्टोर है, उसका भी जवाब देंगे आप। लेकिन उसमें ये है कि जब आप प्रोक्योर करते हैं तो यू बाय न्यू थिंग्स, नेवर लाइक दिस टाइप ऑफ कैनिबलाइजेशन या इस तरह की। वो तो आपने एक स्टैंडर्ड चीज़ खरीदनी है, अगर आप स्टार्ट में इस तरह की चीज़ खरीदेंगे तो वो इट बिकम्स क्वेश्चनेबल कि ये क्या है, आप इस तरह के ऊपर ये तो नीचे वो उस तरह। तो वो फिर ये होता है कि जब वो डिलेड प्रोक्योरमेंट होती है तो आप फारिग। फिर उसके बाद ये है कि जी लिमिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक। अब जितना बड़ा हमारा सिस्टम है, पता नहीं आपको बताया उन्होंने, कुछ 7,800 किलोमीटर टोटल ट्रैक है और 100-150 ट्रेन हम ऑपरेट करते हैं पैसेंजर, और कुछ ट्रेन भी लिमिटेड सी हैं। तो वी आर नॉट वेरी, जिसे कहते हैं कि बिग रेलवे कंपेयरिंग विद इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ ट्रेन, नंबर ऑफ लोकोमोटिव, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूज। तो दुनिया में आपको जब आप लिमिटेड प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसका कोई बताएं डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? जी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। नंबर 1 कॉस्ट, और इकोनॉमी स्किल्स का कांसेप्ट सारे तरह भी अच्छा होता ही है कि हमने अभी खरीदे हैं लेटेस्ट लोकोमोटिव आज से कुछ 4 साल पहले, जस्ट 75 4000 हार्स पावर के 55 और 20 लोकोमोटिव 2000 हार्स पावर। तो इंडिया ने खरीदे, हमने खरीदे जनरल इलेक्ट्रिक से, उन्होंने भी खरीदे जनरल इलेक्ट्रिक से। उन्होंने खरीदा 1000 लोकोमोटिव। अब वो 1000 में क्या है, वो जिसे कहते हैं ना, मतलब कॉन्सेप्ट है परचून वाला गाहक और थोक वाला गाहक। तो वो चीज है कि दे विल प्रेफर द थोक वाला गाहक। उन्होंने कहा जी ठीक है 1000 लोकोमोटिव, ओके नो इशू। 100 उन्होंने लोकोमोटिव लिया जो कंप्लीटली अमेरिका में बना था। उन्होंने कहा जी 900 के लिए हम आपके लिए इंडिया में फैक्ट्री लगा देंगे और हम आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, इसमें वो चीजें आप फ्यूचर में खुद बनाएं। अब इंडिया में चूंकि रेलवे बहुत बड़ी है, दे हैव गुड वेंडर्स, लोकल इंडिजिनाइजेशन के उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अब उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोकल वेंडर डेवलप होगा, उनका पैसा उनके पास रहेगा और अल्टीमेटली इट विल जो आपका स्केल ऑफ इकोनॉमी है उसको एनहांस करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 55 लोकोमोटिव लिए, 55 के तो कोई टीओडी नहीं देता, कहते हैं जनाब आप बैठे हैं आराम से, हाँ 300-400 लें हमसे, फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास ये है कि आपके पास वो है ही नहीं, लोकल वेंडर ही नहीं है पोटेंशियल। हम क्या बना सकते हैं मैक्सिमम, आप देखें ना कि अमेरिका के अंदर आप देखें कि एक एप्पल का वॉल्यूम जो है वो 70-80 अरब का प्रॉफिट है, $1 बिलियन का। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बनाती है, कितना वॉल्यूम है, $12 अरब, $15 अरब नेट प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे क्या है प्रोडक्शन इंडिजिनाइजेशन क्या है, टॉफियाँ, बिस्किट या बहुत टेक्नोलॉजी तो वॉशिंग मशीन। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम वाकई बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर प्रॉब्लम आता है कि जी वो आप जब लिमिटेड प्रोक्योरमेंट, आपके पास इतने पैसे ही नहीं होते, और फिर जाहिर है कि आपने जब पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेने हैं तो आपको कितने वो दे देगी, एक साल में 20-30 अरब रुपया दे देगी डेवलपमेंट फंड के लिए। आप उसका कोई प्रोजेक्ट करेंगे, फिर वो उसके बाद बनाएंगे, समटाइम्स यू प्रोक्योर 100% फ्रॉम द अब्रॉड, या फिर ये है कि लोकल आप बनाएंगे। जब आप लोकल बनाते हैं तो उसके अंदर फिर और बड़े कैच हैं। तो जब आप फील्ड में जाएंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो फिर यू विल बी शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया।
जो हमारी प्रोक्योरमेंट ही हम मैच नहीं कर रहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो मेनी इश्यूज। तो वो एक लिमिटेशन है। फिर वो मैंने बताया कि वो ब्रॉड गेज की कस्टमाइजेशन है कि दुनिया के अंदर सिर्फ ये 4 मुल्कों में बनते हैं। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, वो अपना कोचेस भी बना लेते हैं, वैगन भी बना लेते हैं, लोकोमोटिव भी बनाते हैं, और फिर उनका वो जो इंपोर्टेड लोकोमोटिव हैं उनकी भी वो टीओटी ले रहे हैं, तो दे आर सेल्फ सफिशिएंट। अब हमारा माइट बी यू आर विजिटिंग लोको फैक्ट्री सालपुर, अभी 93 में बनी थी। Nowadays, rather for the last 4-5 years, we don't have any manufacturing project of the locomotive. अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोचेस वैगन उनको रिपेयर कर रहे हैं। The whole setup is just not delivering what they are made for. अच्छा, फिर उसके बाद आ गया जी एडवांस टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक। अब दुनिया के अंदर अभी जो हमने लोकोमोटिव खरीदे हैं उसके अंदर एक फीचर है कि वो इट इज रिमोटली एक्सेस बाय द मैन्युफैक्चरर व्हाइल सिटिंग इन यूएस एट देयर फैसिलिटी। कि वो जो लोकोमोटिव नए आए हैं उसके अंदर एक फीचर है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे बैठे, एक उनका कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे वो उसको चालू रेलवे सिस्टम पे रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे में, और वो उनको उधर एक्सेस कर रहे हैं। तो जब तक वो वारंटी में थे उस वक्त तक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो फैसिलिटी। अब वो सब्सक्राइब फैसिलिटी है, यू हैव टू पे फॉर इट। व्हेन आई वाज वर्किंग एज चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैंने उनसे बात की कि जी आप हमें, तो उन्होंने कहा जी कि वी विल चार्ज अराउंड $25 पर डे पर लोकोमोटिव। एक दिन में $25 हम चार्ज करेंगे एक लोकोमोटिव को, वी विल गिव यू द फैसिलिटी। और उसमें फैसिलिटी में ये है कि वो उनके कंट्रोल सेंटर में उनके इंजीनियर्स मॉनिटर करते हैं, और इफ देयर इज एनी थिंग रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द लोकोमोटिव, तो वो आपको एक कॉशन या अलर्ट जनरेट कर देते हैं, जनाब इसके फिल्टर चेंज करें या लुब्रिकेंट चेंज करें या इसके अंदर फ्यूल ऑयल फिल्टर चेंज करें या लूब ऑयल फिल्टर चेंज करें, वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो अल्टीमेटली करते करते $15 पे आ गए, बार्गेन किया। आई डोंट नो, मैं तो फिर ट्रांसफर हो गया, तो वो फिर मुझे नहीं पता उसकी फेट क्या है, कि वो थ्रू हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब इस तरह के एडवांस, और इसी तरह फिर मैंने बताया कि जी चूँकि हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स उस तरह नहीं है, जिस तरह टेक्नोलॉजी आपकी एनहेंस हो रही है, तो अल्टीमेटली, क्योंकि ये देखें ना, जब हमने इंजीनियरिंग की उस वक्त देयर वाज नो मैकाट्रॉनिक्स। अब पूरी एक इंजीनियरिंग साइंस आ गई जिसमें मैकाट्रॉनिक्स है। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस प्रिमिटिव थी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या चीज़ें आ गई, रोबोटिक्स आ गया, बाकी चीज़ें। तो क्या हमारे जो वर्कर्स हैं वो मैच करते हैं उसके साथ? क्योंकि हमारे जो आज से 30-35 साल पहले बंदा रेलवे में इंडक्ट हुआ था मेंटेनेंस स्टाफ का, ही वाज कन्वर्सेंट विद द स्टीम लोकोमोटिव मेंटेनेंस। वो तो हमने मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट सेटअप, लेकिन आप ले ऑफ तो नहीं कर सकते। सरकार का महकमा, हम तो वो पूरी करेंगे नौकरी अपनी। तो ये फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तो अफेक्ट करती है, आपके रजीम, मेंटेनेंस रजीम को अफेक्ट करेगा। फिर वेंडिंग इंडस्ट्री, आपको बताया कि जनाब लोकल्स है ही कुछ नहीं, अगर हैं तो भी टॉफियाँ, बिस्किट और ये इस तरह की चीज़ें। सो फार वी कुड नॉट, हालांकि ये जो डीजल लोकोमोटिव थे ये 1954 में आए थे, और अभी तक हमें कोई पोटेंशियल वेंडर ही नहीं मिला कि जो लोकल कोई चीज़ डेवलप कर दे। So unfortunate कि हमें वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एंड द वे दे आर फ्लीसिंग द रेलवेज, जो इंपोर्ट कॉस्ट है, जो इवन लोकल कुछ थोड़े बहुत जो वेंडर्स हैं जो देते हैं, वो भी देखते हैं कि जी इंपोर्ट कॉस्ट कितनी है, उसका 80% कॉस्ट लगा के वो दे देते हैं, और क्वालिटी वाइज दैट इज इन्फीरियर।
तो ये बहुत सारे, फिर इसी तरह वो जो स्टाफ का मैंने बताया कि जी वो स्टाफ ही बेचारा फारिग है, ही इज नॉट कन्वर्सेंट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये जो हमारे लेटेस्ट लोकोमोटिव आए हैं, मैंने बताया 4000 हार्स पावर के जनरल इलेक्ट्रिक के, अब इनका क्या होगा कि these डीजल इंजन यूनिट्स दे आर सो फैंटास्टिक कि वो कहते हैं जी 12 लाख तक आपने इसको हाथ नहीं लगाना। जिस तरह हमारी नई गाड़ियां हैं, स्मार्ट कार्स जो भी हैं, मतलब छोटा है, अब अगर आप इसका सिर्फ फिल्टर, ऑयल और ये लुब्रिकेंट और ये जो वाटर से ये चेक करते रहें, तो बाकी आपके 5-6 साल गाड़ी को कुछ नहीं होता, अनलेस यू आर वेरी रफ विद इट। तो इसी तरह लोकोमोटिव भी जो है, अब वो जो जनरल इलेक्ट्रिक का आया 4000 हार्स पावर का, वो क्लेम करते हैं जी कि 12 लाख तक तो इसको आपने हाथ नहीं लगाना, नो मेंटेनेंस। 12 लाख किलोमीटर तक आपकी कोई मेंटेनेंस इसको रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इसका टाइमली ऑयल चेंज करें, फिल्टर चेंज करें, टेक केयर ऑफ द कूलिंग एंड दैट्स ऑल। और 12 लाख किलोमीटर के बाद दिस डीजल इंजन विल गो टू अमेरिका, वहां पे हम इसके लिए में आपको दूसरा ओवरहॉल्ड इंजन दे देंगे और एक सर्टेन चार्ज कर देंगे। सो इन अदर वर्ड्स, वी विल नॉट बी एबल टू maintain these locomotives here because we don't have the facility, and to develop a facility for the 50 locomotives will cost much more as compared to कि आप उन्हें स्पेशल जहाज चार्टर करा के भी भेजें, वो भी सस्ता पड़ेगा कंपेयरिंग विद दिस। तो ये लिमिटेशन आ गई। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेड इन्वेंट्री है, कि मैंने बताया कि हम शायद कुछ भी नहीं, लोकोमोटिव की हद तक तो हम कुछ नहीं ले सकते, कि लोकल मार्केट में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है, और कोई ऐसा कंपोनेंट जो लोकोमोटिव का है अगर आपने यूज किया तो इट कैन लीड टू सम फेलियर which may lead to some consequential damages which may jeopardize the safety of train operation, और कोई ब्रेकडाउन उसका लोकोमोटिव का इटसेल्फ हो जाएगा। तो नॉर्मली इस तरह का रिस्क लिया नहीं जाता और प्रेफर किया जाता है कि आप OEM रिकमेंडेड जो कंपोनेंट है वही यूज करें, क्योंकि लोकोमोटिव की हर कंपोनेंट की मेटलर्जी इज वेरी वेरी स्पेशल। दे हैव, इट्स नॉट जेनेरिकली आपको एक साइज का बोल्ट है आपके कहीं तो मिल जाता है इधर मार्केट से, तो वो ऐसे नहीं है। उसका जब आप केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस। तो वो फिर आप you are playing with the health of the locomotive and subsequently of course your train operation will suffer. सर जो इंडस्ट्री हमारे हैं लोकल, उनको थोड़ा सा ऊंचा जरा काइंडली। इंडस्ट्री जो हमारे पास है उनको हम वही केमिकल कंपोजिशन पे इसी पर हमें बना के इंस्ट्रूमेंट्स वो हमें बना के दे सकते हैं ना। देखिए देयर इज, ये बिल्कुल है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो हमारे जो है ना, एक आपको पता है हम ब्यूरोक्रेट, वो जरा कल्चर में जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो मे बी अभी जो आप हैं वो शायद ना रहें, आप कहेंगे जनाब मुझे तो ये जरा ये मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, ये मेरे जूते गंदे हो जाएंगे, मैं शेड में जाऊंगा। बल्कि अभी आप जाएंगे ना किसी शेड में या कोई फील्ड में, तो यू विल बी रिलक्टेंट टू get involved in some activity. अब यार ये क्या है, करने दो, मैं देख लेता हूँ। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है ना, ये भी किसी, मैं लाहौर में था तो एक मैन्युफैक्चरर मेरे पास आया, दे हैव मार्वेलस इंडस्ट्री स्पेशली मेटलर्जी के रेफरेंस से। मैंने अपने 3 ऑफिसर्स ग्रेड 19 के डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर्स को भेजा कि जाओ जाके इनका सेटअप देख के आओ। तो वो देख के आए, they recommended it, fantastic. They have all the heat treatment process, they have all the casting facility, they have their own laboratory to test the material, और final जो भी है। तो अच्छा, उनको हमने 2-3 ट्रायल पे सैंपल। अच्छा, रेलवे में ऐसे होता है, ये आप लोगों के लिए भी होगा, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए या इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, कि normally whenever anybody is offering you some sort of material,
you will never put it blindly in the machine. First you उसकी एक रेफरेंस, उसके ऊपर टैगिंग, हर चीज करके और फिर आप उसका ट्रायल करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड। हमारे लोकोमोटिव की हद तक तो ये है कि कोई कंपोनेंट, लेट्स से आप कहते हैं जी कि मैं ये बना सकता हूँ फ्लाम बोल्ट और इट विल बी मैचिंग विद द ओरिजिनल वन। हम कहते हैं जी ठीक है, पहले हमें अपनी फैसिलिटी दिखा दें जरा, हम देख लेते हैं आपके पास ये सारा कुछ है। When you are satisfied that yes, they have the competency, professional competency to manufacture this type of board, they have the machining facility, they have laboratory, everything. They have metallurgical engineer who can assess the composition, whatever. तो आप उसे कहते हैं ठीक है जी आप बनाएं, हम उन्हें ड्राइंग दे देते हैं कि जनाब ये हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है, आप इसके मुताबिक बना दें, वो बना देते हैं। फिर आप उसको एक ट्रायल में उसका देंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस कंपोनेंट को, उसके ऊपर कोई टैग करेंगे या उसके ऊपर पंच करके कोई उसको रेफरेंस नंबर देंगे और वो फिर जिस लोकोमोटिव या कोच या वैगन में लगाएंगे उसमें फिर वो उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी फॉर 3 years. Every 6 months the concerned officer will send a report कि जी ये चीज़ मैंने चेक की है, ये ट्रायल पे लगा हुआ है और ये सेटिस्फैक्टरी है। और इफ इट रन सक्सेसफुली तो फिर 3 साल बाद आप उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि जनाब यस ही इज अप्रूव्ड, दिस फर्म इज अप्रूव्ड टू सप्लाई दिस कंपोनेंट व्हाटएवर इट इज। तो ये है प्रोसीजर उसका। तो वो इतना कमरसम हमने बनाया है और फिर वो जो है कि वो दुल्हन वो जो पिया बन भाई कि जी अगर मुझे किसी के साथ मेरा नेक्सस है, किसी के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ तो उसको फिर मैं सारे प्रोसीजर बाईपास करके ओवररूल करके हाँ जी दे देंगे एंड यू विल क्लेम डिजास्टर। तो वो जो है इन्वेंटरी आपकी फिर इंपोर्टेड है। फिल्टर्स तक आप पेपर फिल्टर हैं वो भी आप इंपोर्टेड लेते हैं, तो फिर आप क्या किस तरह चलेंगे? And the way the contractors and the suppliers they fleece railways, आप सोच नहीं सकते कि वो अपना मार्जिन, फिर वो फर्म अपना मार्जिन जो सप्लाई कर रही है वो रखेगी, फिर वो just so much। सर ये स्किल डेवलप क्यों नहीं करते जब हमारे कंट्री की नीड है? अब ये सवाल, इसका जवाब क्या हो सकता है? Who has to develop? लेट्स सपोज अगर मैं सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ, मुझे इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं बगैर ट्रेनिंग के लिए रेलवे सिस्टम को मैं हैंडल कर सकूँ। अब मुझे क्यों यहाँ पे अभी फिर से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी? आपने सिविल इंजीनियर रेलवे सब्जेक्ट पढ़ा था जी? कोई थोड़ा सा पोर्शन होता है मतलब जिसमें पीवे हाईवे और ये वो कुछ पढ़ाते हैं मतलब। So do you really think that was sufficient for me? After 27-28 years of service, I still claim and I just know the tip of the ice. मुझे पता ही नहीं है रेलवे का। It's so deep, so vast subject. कि मैं ये जो आपको सारी बातें बता रहा हूँ ना, maybe you are very impressed कि ये तो इसको तो बहुत कुछ आता है। मैं आपको बताऊँ कि मुझे रेलवे की very limited knowledge, despite I have a very vast exposure of railway systems मतलब देखे हैं, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ क्या, मुझे 10% भी नहीं आता रेलवे का। इस तरह अगर रेलवे की है तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर को जॉब देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सिविल इंजीनियर। कौन सी वाली? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, उनका तो मेन सब्जेक्ट होते हैं रेलवे एयरपोर्ट्स। देखें ये हर ऑर्गेनाइजेशन एक अपना सेटअप है। नंबर 1, देयर आर फ्यू पीपल आर मिसिंग रियली। कुछ है नहीं मिसिंग कोई, ये तो चीजें नजर नहीं है मुझे पर। तो अब उसके अंदर देखें ना, एक तो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेटअप है कि जी किसने क्या करना है, उसका रोल है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है उसमें उसका भी एक सर्टेन पार्ट है कि जो ट्रैक पे एप्लीकेबल है। अभी आप ये जो लोकोमोटिव पढ़ रहे हैं ना, या ये थोड़ा सा ऐसे जस्ट इंट्रोडक्शन सा है,
ये आपने भूल जाना है आफ्टर सम टाइम। इसमें जो पर्पस है बेसिकली बाकियों को थोड़ा सा फेमिलराइज करने का, ये मोस्टली तो है मैकेनिकल लीनियर्स का एक सॉर्ट ऑफ कह लें ब्रेड एंड बटर जिसे कहते हैं ना स्पेसिफिक। अब फॉर इलेक्ट्रिक लीनियर्स, फॉर स्टोर पीपल और फॉर यू पीपल वो शायद इतना रेलेवेंट ना हो, लेकिन इफ यू विल नॉट बी नोइंग दीज थिंग्स तो फिर आप एएन बीएन तो बन जाएंगे, यू विल नॉट बी अ रेलवे मैन। तो वो रेलवे मैन के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ये जो सारा है रोलिंग स्टॉक का जो बेसिक नॉलेज है, या आगे हम डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे या कोई और चीजें, वो क्यों है? वो इसलिए है कि गॉड फॉरबिड व्हेन देयर इज अ एक्सीडेंट ड्रिलमेंट होती है, साइट ऑफ एक्सीडेंट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो झगड़ा होता है ना अमंग द ऑफिसर्स ऑफ द ब्रांचेस, वो ये होता है कि जी व्हाट इज द कॉज ऑफ ड्रिलमेंट। फिर वो मैदान हशर होता है कि जनाब आप whosoever is smart वो फिर he will prevail। बेशक वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ही कर रहा हो या वाकई जिसका नॉलेज बेहतर होगा ना टेक्निकल, he is the winner। Although it is how to say deceit है to the department कि जी आप असल वजह छुपा रहे हैं, लेकिन वहां भी होता है ऐसे ही कि यार वजह क्या हुई है, ट्रैक डिफेक्ट है, रोलिंग स्टॉक का डिफेक्ट है, सिग्नलिंग है, किसका है? तो वो फिर अगर नहीं पता होगा इन चीज़ों का, तो हम जब व्हेन आई वाज 16 ईयर और डिविजनल कैपेसिटी में काम कर रहे थे तो हमने कई ऐसी डेवलपमेंट्स थी, मुझे कहना नहीं चाहिए, कि जो हमारा मतलब रोलिंग स्टॉक में डिफेक्ट था, लेकिन वो जो हमारा ट्रैक वाला इंजीनियर था ही वाज सो वीक कि हमने वो प्रूव कर दिया कि नहीं कि आपकी वजह से हुई है। तो ये है तो मतलब एक डॉजी एटीट्यूड है, लेकिन ये इट हैपेंस। तो ये कुछ रीजंस। और फिर लास्ट है एक्सेल लोड लिमिटेशन। एक्सेल लोड मतलब पढ़ाया होगा उन्होंने या नहीं? अच्छा, एक्सेल लोड ऐसा है कि वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेल लोड ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये मैं खड़ा हूँ, इफ माय वेट इज 100 kg, तो आप समझें कि व्हाट इज दैट, माय टू लेग्स ईच वन इज कैरिंग 50 kg। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि अगर एक लोकोमोटिव है वो 100 टन का है, तो उसके अगर 6 नंबर ऑफ एक्सेल्स हैं तो ईच एक्सेल विल बी कैरिंग अराउंड 16.5। एक्सेल इज 2 व्हील्स। सॉरी, एक्सेल का मतलब 2 व्हील्स। एक्सेल मींस हाँ 2 व्हील्स चले, वो है तो एक असेंबली के ऊपर ना। तो अगर 6 एक्सेल है तो उसका मतलब है कि अगर 100 टन है तो वेरी सिंपल के जी वो 16.5 ईच एक्सेल विल बी हैविंग 16.5 टन एक्सेल लोड। अगर लेट्स से 120 टन है लोकोमोटिव का टोटल वेट और नंबर ऑफ एक्सेल्स 6 है, तो ईच एक्सेल विल बी हैविंग अ वर्टिकल, उसका जो होगा ट्रैक के ऊपर इम्पैक्ट वो दिखाएगा 20 टन्स। तो दिस इज द एक्सेल लोड। तो एक्सेल लोड बेसिकली डिटरमिन करता है, ट्रैक पैरामीटर से लिंक करता है कि अब आप एक ऐसा हैवियर लोकोमोटिव और आपकी जो रेल है, रेल्स का तो उन्होंने बताया होगा UIC 54 और इस तरह कोई 100 पाउंड्स की रेल और 90 पाउंड्स और 50 पाउंड्स। तो आप ऐसी रेल के ऊपर इतना हैवियर लोकोमोटिव ले जाएं तो पता चले जनाब कि वो तो वैसे ही उसके वेट से ही वो टिल्ट हो गई है और फार डिरेलमेंट हो गई है। या ऐसा हैवियर लोकोमोटिव आप ले जाएं किसी ब्रिज के ऊपर, वो उसकी लोड लिमिटेशन डिफाइन होती है कि जी इस पे कौन सा लोकोमोटिव। अभी भी सिस्टम में ऐसे लोकोमोटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कि ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पे लोकोमोटिव इज नॉट अलाउड टू रन एट इट्स बुक स्पीड। वहाँ पे आपको आहिस्ता करना है, फिर 15 किलोमीटर के, बिकॉज द कंडीशन ऑफ द ब्रिज
इज नॉट सो रोबस्ट कि वो उसका लोड कैटर फॉर कर सके। इसी तरह अगर दो इंजन इकट्ठे कपल हुए हैं तो वो कई ट्रैक के ऊपर अलाउड नहीं है, वो है कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं पास, वो उसके ऊपर बोर्ड लगे होते हैं तो वो आपको फॉलो करना होता है। तो एक्सल लोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी लोकोमोटिव एंड इट परटेन्स टू द ट्रैक और ब्रिजेस की जो कंडीशन है उसके मुताबिक ये असेसमेंट होता है कि जी किस सेक्शन के ऊपर कौन सा लोकोमोटिव जा सकते हैं। अब हमारे कई लोकोमोटिव हैं जो सिर्फ पेशावर से लेके कराची तक फिट हैं, दे कांट रन ऑन द ब्रांच लाइंस लाइक कुंदिया, मियांवाली और इस तरह उससे नहीं जा सकते। इसी तरह 4000 हार्स पावर का लोकोमोटिव कोयटा सेक्शन पे नहीं जा सकता। इस तरह की लोड होता है एक्सल लोड, उसका स्पीड से ताल्लुक कैसे होता है, यानी कि हम कैसे करें स्पीड बढ़े तो लोड कम तो नहीं हो जाएगा? वो तो वही रहना चाहिए, रोड तो नहीं, वो तो आगे फिर और फिनोमेना है, वो फिर आगे देखेंगे आप। अच्छा जी, ये अब कुछ सॉरी रेलवे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये चूंकि एक प्रोडक्ट है रोलिंग स्टॉक, वेरी एक्सपेंसिव, और फिर उसके बाद ये लॉन्ग लाइफ है, एक इक्विपमेंट होता है कि जनाब अब 1954 में जो लोकोमोटिव आए थे वो आज भी चल रहे हैं। कितने हो गए जी? अराउंड 56 ईयर्स और 58 ईयर्स और वो अभी भी चल रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट आप लेते हैं 35-40 साल के लिए, तो उसके अंदर ये है कि इट हैज़ टू फॉलो सर्टेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये कोई ऐसे किसी की विश लिस्ट नहीं है कि जी मुझे एक ऐसा इंजन बना दें जिसके आगे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हो, या जिसके जो है उसमें जब मैं वो चलूँ तो जब बारिश हो तो हल्की हल्की बारिश भी अंदर आए। यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ऐसे नहीं है कि जी ये चीज़, तो उसमें कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ आपके लोकल स्टैंडर्ड्स हैं। मसलन फॉर एग्जांपल ये अभी हमने जो लोकोमोटिव लिए तो हम अमेरिका गए तो उसमें एक कंडीशन थी कि जी ये लोकोमोटिव चल रहे हैं कोयटा सेक्शन में, और कोयटा में चूँकि ये सबमर्सिबल किस्म की एक्टिविटीज़ फ्रीक्वेंटली ट्रैक के ऊपर बम ब्लास्ट, फायरिंग माउंटेन से होती है, उसमें हमारे कुछ क्रूज वाला भी जख्मी हुए, कुछ और हुआ, तो उसमें हमने एक लोकल सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड या लोकल कंडीशन डाल दी कि जी वो जो ड्राइवर कैब के ग्लासेस होंगे ना जी वो बुलेट प्रूफ होंगे, और उसमें AK-47 या पता नहीं कौन सी थी कि जी वो उसकी जो है ना बुलेट वो पेनिट्रेट ना कर सके या उसको पैरिश ना करे। तो वो कोई 12 mm का बुलेट प्रूफ ग्लास था। अच्छा, फिर हमने कहा जी कि इसके अंदर शीट्स, ड्राइवर कैब की जो मेटल शीट है वो इस तरह की हो कि जिसके अंदर अगर बम ब्लास्ट होता है तो उसके शार्पनर जो है वो अंदर क्रू को इफेक्ट ना करें, मतलब वो सस्टेनेबल हो। तो वो उस पर उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास, वो अगर हम वी कैन प्रोवाइड, जिस तरह अगर आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट एनक्लोज केसिंग इनसाइड, और वो उसका वेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो आम लेट्स से अगर आप कहें V8 है, टोयोटा लैंड क्रूजर है या कोई भी, तो उसके अंदर अगर बुलेट प्रूफिंग आप करते हैं तो बेसिकली वो अंदर एक पूरा शेल एडिशनल डाल देते हैं मेटल शीट का और बुलेट प्रूफ ग्लासेस का, कि वो अंदर इफेक्ट होता है तो वो डबल हो जाता है। उन्होंने कहा जी ठीक है ये शीट डाल देंगे लेकिन एक्सेल लोड बढ़ जाएगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं जी ये तो हमारी लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा एक्सेल लोड हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली खैर वो रीच टू सम कंक्लूजन और वो फिर आ भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो कुछ स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हैं जो कि रिलेटेड टू कि मसलन फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो नॉर्मली गवर्न करते हैं हम, या AR स्टैंडर्ड अमेरिकन रेलवे एसोसिएशन फॉर रेलवेज, वो
उसको फॉलो करते हैं, या फिर UIC जो यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज है, फ्रांस के अंदर उसका ऑफिस है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो उसमें हम सिंपली एक रेफरेंस दे देते हैं कि जी वो ये हमारा जो ड्राइवर्स जिस पर बैठेगा इंजन के ऊपर, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो UIC फ्लां कंप्लाइंट हो। अब उसके अंदर सारी चीज़ें कवर है कि जी उसकी हाइट क्या होगी, उसकी बैक विड्थ क्या होगी, उसकी सिटिंग विड्थ क्या होगी, वो किस लेवल पे होगी, उसका सामने जो विजनरी एंगल है कि वो 500 मीटर तक देख सकता हो क्लियरली, वो सारे जो है वो एक स्टैंडर्ड रेफर करेंगे तो उसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। तो उसमें रिक्वायर किस लिए है कि सेफ्टी आपने इंश्योर करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करनी है कि वो फिर जो पैरामीटर्स हों वो सारी जगह पे एक ही हों। फिर उसके बाद हर वो जो आपके एक सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेशन के, वो कंप्लाइंट हो। फिर उसके बाद उनकी फैसिलिटीज इंटीग्रेटेड हों कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद की मेट्रो पे ट्रैवल करें तो पिंडी से आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे आपने कोई किसी और जगह जाना है तो यू हैव टू हायर अ टैक्सी, क्रीम, उबर जो भी लेनी वो लेनी पड़ेगी। सो दिस इज नॉट अ इंटीग्रेशन। दुनिया के अंदर इंटीग्रेशन ये है, एक टिकट होता है, वही बस पे एप्लीकेबल है, वही डबल डेकर पे एप्लीकेबल है, वही ट्रेन पे एप्लीकेबल है। यू जस्ट बाय वन टिकट। आप बस पे बैठते हैं, स्टेशन पे चले जाते हैं, स्टेशन पे ट्रेन पे बैठते हैं, वहां से उतरते हैं, फिर बस पे बैठ जाते हैं, ये दूसरा को कनेक्शन ले लेते हैं ट्रेन का, एंड दैट्स व्हाट यू जस्ट। तो वो उनकी इंटीग्रेशन इतनी फंटास्टिक होती है। तो वो फिर वो रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज हैं कि इसलिए भी स्टैंडर्ड आपको चाहिए। हमारे तो एनवायरनमेंट का कोई ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड। दुनिया के अंदर ये है कि अब यूरो 5, यूरो 6 लोकोमोटिव भी आ गए, जिसके अंदर हमारे में यूरो 2 तक है कंप्लाइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ भी यूरो 6 भी है कि उन्होंने कहा जी ये जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड निकलते हैं स्मोक के अंदर, इनको 80% कम कर दें। अब वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कंडीशन है, तो व्हाट दे डू एक्चुअली, वो उस कंडीशन को फिर आपको कंप्लाई करना है। अच्छा, फिर जब आप स्टैंडर्डाइजेशन पे जाते हैं तो क्या होता है कि यू नीड टू मेंटेन वेरी लेस इन्वेंटरी। कि अगर स्टैंडर्डाइजेशन अगर होगी तो उसमें ये होगा कि आप इंटरचेंजेबिलिटी फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये इसका इंटरचेंजेबिलिटी वाला एलिमेंट है वो, क्योंकि ये होता है कि हमारे जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हर मैन्युफैक्चरर की अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना इक्विपमेंट है, विच कैन डिफर फ्रॉम द अदर। वेरी फ्यू थिंग्स कैन बी कॉमन, बट मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर आपको आपकी इन्वेंट्री फिर बढ़ती जाती है। अब हमारे पास कोई 18 टाइप्स के लोकोमोटिव हैं और 18 लोकोमोटिव की हर एक्सेप्ट हार्डली 2%, 98% कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो फिर आप देख लेंगे उसका क्या एंड रिजल्ट होगा। तो ये फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आ गए। फिर उसके बाद कुछ ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एडवांस रेलवे सिस्टम्स में हैं कि जापान का अपना स्टैंडर्ड है, जर्मनी का अपना है, यूरोपियन यूनियन का अपना है। सो देयर इज वाइड, क्योंकि यूरोप के अंदर नाउ द होल यूरोप इज ऑलमोस्ट वन कॉन्टिनेंट, दे आर कनेक्टेड बाय रेल। पहले ये था कि उसमें जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती थी ट्रेन तो उसमें लास्ट स्टेशन पे फिर क्या होता था कि ट्रांसशिपमेंट होती थी, पैसेंजर उतरते थे फिर दूसरे कंट्री की ट्रेन में बैठते थे। सो नाउ दे हैव ERTMS और इस तरह के सिस्टम्स आ गए, रोलिंग स्टॉक कॉमन हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया कि अब आप इटली से स्विट्जरलैंड जाएं
इटली से ऑस्ट्रिया जाएं, you will not know कि जी आपने country change कर लिया, because they have adopted a certain standard which is now have the common rolling stock characteristics. इसी तरह फिर बाकी और different standards हैं. कुछ voluntary standards rolling stock के ये हैं कि जी for example नॉर्थ अमेरिका में अगर 10 स्टेट्स हैं तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस 10 स्टेट्स के अंदर यूरो 5 इंजन आएगा जिसका मिशन स्टैंडर्ड यूरो 5 कंप्लायंट हो. तो वो जो लोकल किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं या मतलब सॉर्ट ऑफ, या जिस तरह एक कॉन्सेप्ट था कार्बन क्रेडिट्स का, तो वो एक रीजनल किस्म के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपस में म्यूचुअली आप डिसाइड कर लेते हैं और उनको फिर आप कंप्लाई करते हैं, तो वो इन स्टैंडर्ड्स में फॉल करते हैं. सो दिस इज द वो ISO स्टैंडर्ड्स व्हिच आर रेलवे के ऊपर जो गवर्न होते हैं, तो उसमें डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो रोलिंग स्टॉक पे एप्लीकेबल है, रेलवे इंजीनियरिंग पे है, मटेरियल पे है, इक्विपमेंट पे है. फिर इसी तरह इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन फॉर इलेक्ट्रिकल, तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे है वो लास्ट वन है IEC. तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं ISO के जो कि रेलवे पे गवर्न होते हैं. ये रीजनल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, और नेशनल स्टैंडर्ड्स जो डिफरेंट एप्लीकेबल हैं रेलवे के. जो आप फॉर एग्जांपल अगर आपका रेफरेंस बुक है लोकोमोटिव मेंटेनेंस की, तो उसके अंदर जब आप खोलते हैं तो वो उसमें कंपोनेंट में लिखा होता है जी कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग है या ये, तो उस पर DIN स्टैंडर्ड अप्लाई होगा. तो आप फॉरन इमीडिएटली कंसीव उसमें करते हैं अपना कि ये जर्मन स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहा है. इसी तरह अगर GIS स्टैंडर्ड है किसी जगह पे आपको लिखा है तो फॉरन आप लिंक करते हैं कि ये जापानीज स्टैंडर्ड को ये फॉलो किया हुआ है. तो ये बेसिकली रेफरेंस होते हैं नॉर्मली गिवन बाय द OEM कि जी वो किस स्टैंडर्ड पे उसने कंपोनेंट्स या वो जो उसकी मेटलर्जी है वो किस किस स्टैंडर्ड पे वो उसने वो मैन्युफैक्चर की है. फिर उसके बाद आगे जी डिफरेंट ग्रुप स्टैंडर्ड्स. मैंने आपको बताया कि जी हम जो नॉर्मली फॉलो करते हैं, रादर मेजॉरिटी ऑफ द रेलवेज, जितनी भी रेलवेज हैं इस वक्त वर्ल्ड में, मोस्टली दे आर द मेंबर्स ऑफ UIC. इसकी एक्टिव मेंबरशिप होती है, सर्टेन फी आपको देनी पड़ती है एनुअली. तो वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं जो भी मॉडिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट या इम्प्रूवमेंट होती है, वो फिर UIC आपको, अगर इफ़ यू आर द एक्टिव मेंबर, तो फिर वो आपको कन्वे करते हैं. फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी जब रोलिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है या आपने वो स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो वो फिर आप अकॉर्डिंगली उसकी अपडेशन कर लेते हैं. तो जिस तरह ये है कि तकरीबन 134 कंट्रीज वो इसके मेंबर हैं UIC के. सो दिस बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड व्हिच इज गवर्न वर्ल्ड वाइड ऑन द रेलवेज. कि जब भी आप अपना रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, फिटिंग, फास्टिंग्स, उनके UIC स्टैंडर्ड्स होंगे. तो वो उसके अंदर फिर पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये किस पैरामीटर पे मैन्युफैक्चर हुआ है, फिर इसकी टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है. तो वो बड़े स्ट्रिंजेंट हैं और बड़े लेटेस्ट हैं. आप भी इसका मेंबर हम भी मेंबर हैं एंड वी फॉलो द UIC स्टैंडर्ड्स. उसका बेनिफिट हुआ है. देखिए बेनिफिट उसमें ये होता है कि मैंने आपको बताया कि वो है बेसिकली कि जो आपने रोलिंग स्टॉक लेना है ना जी, दैट शुड बी कंप्लायंट टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स. ये ऐसे नहीं है कि जी कोई मेरी विश लिस्ट है कि मैं बता दूं नहीं यार 2 की बजाय 4 सीटें लगा दो ड्राइवर कैब में. इट हैज टू बी ओनली 2. फिर हम वो उसके अंदर को देखेंगे कि जी हाँ किसी UIC स्टैंडर्ड में ऐसे प्रोविजन है कि हम एक एडिशनल सीट इनकॉर्पोरेट कर सकें. उसके अंदर UIC स्टैंडर्ड में ये भी इनकॉर्पोरेट है कि व्हाट शुड बी द लेग स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइवर क्रू के वो कंफर्टेबली बैठ सके. अब अगर आप ये देखें कि वो एक उसकी डायमेंशन ड्राइवर कैब की वो नहीं है अकॉर्डिंग टू UIC स्टैंडर्ड, और पता चले कि नहीं जी वो अपना कंफर्टेबली लेग प्लेस नहीं कर सकता, बैठ ही नहीं सकता, और उसका जो पाँव है वो उसके एक सेफ्टी जो पैडल है उस तक एक्सेस ही नहीं है, तो इट मींस वो आपका नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है और इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द ट्रेन. इसी तरह AR स्टैंडर्ड है
एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, ये हम फॉलो करते हैं इन सर्टन थिंग्स कि जी ये AR कंप्लाइंट हो। तो ये सारे डिफरेंट कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर दी made for the specificity to define the specification of rolling stock to be procured. ये अब डिफरेंट UIC कोड्स हैं कि जब I will be talking around of 600, तो it means I am dealing with the traction of the rail system. फिर उसके बाद जो 800 है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द रोलिंग स्टॉक, वो उसके अंदर कवर होगा। तो ये डिफरेंट कोड्स हैं विच आर बेसिकली यूज्ड टू बी कंसल्टेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसके अंदर ये पूरी इसकी डिफरेंट किस्म की वो क्लासिफिकेशन दी गई है। Now this is very important topic. कौन था लोकोमोटिव में इंटरेस्टेड? वो चले ही गए। Anyway, तो इसमें कोई बता सकेगा खासतौर पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए लोकोमोटिव का आप व्हाट द इंट्रोडक्शन यू हैव अबाउट द लोकोमोटिव? कोई जो भी आपके ज़हन में है बता दें। तो जिस तरह रोड पे जो मतलब हमारे वो होते हैं लॉन्ग ट्रक्स होते हैं, उनके आगे ट्रैक्टर लगा होता है, तो ट्रेन में ये उसी का इक्विवेलेंट है। पीछे आपकी जितनी भी कोचेज होती हैं, चाहे पैसेंजर कोचेज है या गुड्स की है, तो ये उनको आगे से हॉल करता है। कोई कॉन्सेप्ट इसका कैसे हॉल करता है? ऐसे तो नहीं, देयर इज नो मैजिक, देयर इज अ साइंस, देयर इज अ इंजीनियरिंग। जी, कैसे हॉल करता है? अभी जो हमारे हैं वो तो डीजल इलेक्ट्रिक है ना जी, डीजल से मैकेनिकल मतलब आपके पास एनर्जी होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल में करके फिर आगे हमारी ट्रैक्शन मोटर्स हैं एक्सेल पे, उसके थ्रू हम फिर उससे ड्राइव करते हैं। ये फॉर बिगिनर इट्स अ रियली इम्प्रेसिव इंटरप्रिटेशन, रियली। वाकई इतना हमें नहीं पता था जब हमने रेलवे ज्वाइन की थी, तो वी डिडंट नो अबाउट दिस थिंग, क्योंकि हमारे ज़हन में हमने पहला सवाल जो अपने ट्यूटर से किया था, इंस्ट्रक्टर से, वो ये था कि ये बताया कि लोकोमोटिव स्टार्ट कैसे होता है। तो हमारे ज़हन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जी कोई सेल्फ टाइप जिस तरह गाड़ी में होता है तो वो तो उस तरह होता है। तो उसने कहा नहीं वो आपको बताएंगे कैसे होता है। तो यू आर राइट, द बेसिक होल कॉन्सेप्ट फॉर अ लोकोमोटिव, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज दैट फर्स्ट यू कन्वर्ट द mechanical energy into electrical energy through the prime mover, which is diesel engine of course, and then electrical energy is converted into mechanical energy. So this is the whole concept. While in case of ET locomotive, the electric locomotive is just that you just converting electrical energy into mechanical energy. You are getting the ET traction from the top, overhead traction, and just converting the through the control system to the traction motors and simply convert that electrical energy into mechanical energy. So this is the basic difference. So when we say that when we are talking about the PR locomotive, the PR locomotive is always, we use the nomenclature diesel electric locomotive, because first we use the diesel engine as a prime mover. That converts the mechanical energy into electrical energy, and then electrical energy into mechanical. So always, you know, to the traction motor, the electrical power is, you know, sent, and then you get the drive of the locomotive. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनिशियली जो था ये प्री-पार्टीशन और ये स्टीम लोकोमोटिव रहा regime till 50s. Early 50s में the first dieselization was carried out in railways. 1954 में very small baby locomotives were introduced, which were just rating around 1950 horsepower and 1200 horsepower. And later on in the late 50s, we brought in 2000 horsepower locomotives. फिर ज़्यादा हम 2000-1500 उस पर रिलाई करते रहे, और साथ स्टीम लोकोमोटिव भी चलते रहे, जो कि फिर हमने डिसकंटिन्यू किया ऑपरेशन
1997 में। तो एक ज़माने में जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव्स कि 50s में हमारे पास 850 लोकोमोटिव थे। अच्छा, वो नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स ज़्यादा होने की वजह ये थी बिकॉज दे वर रादर, उस ज़माने के हिसाब से तो ठीक है, दे वर गुड परफॉर्मर्स, but they were inefficient from train point of view because of limited speed, slow speed, more maintenance, then the water requirement, shed halts, so many other things. तो उससे फिर क्या हुआ कि वो आपको you have to keep your number of locomotives, steam locomotives more because they were not efficient for the train operation. उस regime में मालिक साहब ये 950 क्या चला था? 950 जो 950 हार्स पावर, हाँ, ये क्या चला था? कौन सा? ALU 95 सर, एल्को 95। अच्छा, वो जो छोटे जो बाद में अभी तक शंटिंग पे रहे हैं सर। तो अभी 1200 हार्स पावर का भी। तो ये पैसेंजर ट्रेन हॉल करता था? ये सर बड़ी स्मॉल छोटी ट्रेन जो सबर्बन ट्रेन होती थी ना सर, कि वो चलती थी शादरा से लाहौर, लाहौर से मोगलपुरा, ये उस तरह के। तो बाद में नारवाल पे मुझे लग रहा है जी 1200 फिर आए सर 1200 हार्स पावर के। 1200 वाले जो है ये हम यूज करते रहे सर फॉर ब्रांच लाइन ट्रेन्स, मलकवाल में भी यूज होते थे। और फिर उसके बाद ये अभी शंटिंग पे आ गए हैं ये 1200 हार्स पावर वाले, और नाउ दे आर लिमिटेड टू ओनली मोगलपुरा वर्कशॉप। इनसाइड मोगलपुरा वर्कशॉप जो शंटिंग वंटिंग का ऑपरेशन है वो सिर्फ इनको, अब दे आर नो मोर इन्वॉल्वड इन शंटिंग, दे आर नो मोर इन्वॉल्वड इन एनी ट्रेन ऑपरेशन। ईटी ट्रैक्शन की बात हुई थी तो वो चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्यादा हैं, सो दे आर ज्यादा तो नहीं, एम्बिशियस, पुराने बहुत हैं जी, सो दे आर एम्बिशियस के ईटी ट्रैक्शन शुड बी देयर इन द रेलवेज। तो मैंने कहा सर्टेनली होनी चाहिए, लेकिन इसकी ये है कि कैपिटल कॉस्ट इज सो ह्यूज दैट नोबॉडी। वैसे वो जो हमारा एक पोर्टफोलियो सी पैक है उसके अंदर हमारा जो फेज 3 है उसके अंदर ईटी ट्रैक्शन डाली गई है। अब वो अभी तो पहला फेज स्टार्ट नहीं हुआ, तो व्हाट टू टॉक ऑफ द फेज 3। तो बहरहाल उसके अंदर एक थ्योरेटिकल है, बट ऑफ कोर्स द हाई स्पीड एंड द एफिशिएंट रेलवे ऑपरेशन is always made through ET. ET traction is fantastic. कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन it needs a very very huge capital cost. इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इतना चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स वो जो मैंने बताया था ना कि वो स्किल ऑफ द स्टाफ, कि वी आर स्टीम के ज़माने के बंदे अभी तक वी आर कैरिंग दैट बैगेज, और वो अभी तक चल रहे हैं। तो उनके लिए तो ये ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, IGBT, ये चीज़ें ही मतलब उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। तो वो फिर ये मैंने बताया था कि 1970 से लेके और ये 2003-4 तक रहे ऑपरेशन ऑन अराउंड 300 किलोमीटर सेक्शन फ्रॉम लाहौर टू खानेवाल। लेटर ऑन वी डिसकंटिन्यूड। जी सर, डीजल इलेक्ट्रिक में तो सर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना, दूसरा सर ये क्वेश्चन ये सर कि डीजल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रेडिएट नहीं यूज करते, उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट करके, तो इनएफिशिएंट नहीं हो जाता। आप सिविल इंजीनियर हैं? अच्छा, चलें इसका जवाब देते हैं। आप देखें, आपके पास व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पावर का मैकेनिज्म क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैसे करते हैं किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट से? गाड़ी में गियर्स। Do you think that for the 4000 horsepower or 2000 horsepower, what will be the ratio or the combination of the gear trains? Huge. वो क्या करेगा? वो आप अल्टीमेटली आपका एक्सल लोड बढ़ाएगा, आपकी मेंटेनेंस को कमरसम करेगा, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वो गियर ट्रेन के थ्रू आप पावर नीचे एक्सल्स को ट्रांसमिट कर सकें, बिकॉज देयर आर नॉट 2 एक्सल्स, देयर आर 6 एक्सल्स. So how you will be transmitting the power, mechanical power, directly to the wheels? So you can well imagine what sort of gear arrangement you will be requiring. Do I make some sense? क्या ख्याल है? समझ बात आई है कि उसके लिए आपको गियर ट्रेन अरेंजमेंट इतना ह्यूज, इतना बल्क, इतना वॉल्यूमस बनाना पड़ेगा कि वो, और फिर वो जो गियर ट्रेन मैकेनिज्म है, इट इज
फॉर द स्लो वो नहीं है कि भाई आप इतना 120 टन और 800 टन या 3000 टन की ट्रेन जो है वो हॉल कर सकें. That will be very inefficient gear system, or which will be difficult to maintain and even difficult to install. And how you can transmit the power to 6 axles through a gear mechanism is rather next to impossible. So this is the main reason कि वो हम electrical mechanical energy को पहले electrical में convert करते हैं, फिर electrical को वो पूरी science इंजीनियरिंग है. तो अभी हमारे पास जो रेंज ऑफ लोकोमोटिव है दैट इज फ्रॉम 1200 हार्स पावर टू 4000 हार्स पावर, 1200 से लेके 4000 तक. वो आगे फिर आएगा, वो आपको बता देंगे कि हमारे पास 1500 हार्स पावर के कितने हैं, 2000 हार्स पावर के कितने हैं, 2400 हार्स पावर के कितने हैं, 3000 हार्स पावर के कितने हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द requirement we have introduced different type of locomotives for different services. सर ये हॉर्स पावर रिलेटेड है ट्रैक्शन फोर्स पे, यानी 1200 की ट्रैक्शन फोर्स एक जगह हुई और 1300 से ज्यादा होगी, इस तरह से. सॉरी मैं ट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो ट्रेन को खींचती है, जो हॉर्स पावर उससे रिलेटेड है. ठीक है. यानी 1200 हॉर्स पावर कोई 2 बोगियां खींचेगी तो 1300 वाला 3 खींचेगा, इस तरह है. ऐसे भी है, लेकिन ये आप थोड़ा सा इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो उसमें ये है कि अगर आप 1200 हार्स पावर के लोकोमोटिव से 800 टन खींचेंगे ना, तो वो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा, इट विल बी अनएबल टू हॉल एंड द व्हील विल स्टार्ट मूविंग एट द सेम प्लेस. वो एडहेजन ही प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा कि व्हिच विल बी एबल टू पुल द ट्रेन. तो क्या होगा कि वो उधर ही व्हील घूमते रहेंगे और ह्यूज किस्म की चिंगारियां और वो निकलती रहेंगी, आपकी रेल वियर होगी, आपका व्हील वियर होगा, और वो जब हम ट्रैक्टिव एफर्ट पे आएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी उसमें फर्दर. तो लेकिन ये है कि वो जो जब आप 1200 हार्स पावर से वो खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो 800 टन लोड, तो वो फिर कभी आप देखिएगा कि क्या होता है. वो हम पढ़ेंगे जब ट्रैक्टिव एफर्ट पे आएंगे. ठीक हो गया जी. So this is the major components of the locomotive. वो यहाँ जो साहब इंटरेस्टेड थे वो है ही नहीं यहाँ पे. लोकोमोटिव पे दूसरे थे ना आपके साथ. अच्छा, anyway, so this is the major components of the locomotive. It's more important for the mechanical engineers to understand and to comprehend, and just for the knowledge sake, the other branch officers as well. हाँ जी, वो जो आपने बताया था ना, जरा थोड़ा सा आ जाए ना, जरा एक्सप्लेन तो करें. हाँ आ जाए. सर ये हमारा डीजल इंजन है, यहाँ से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है. डीजल इंजन जब आपका चलेगा उसके साथ आपका जनरेटर लगा हुआ है. जनरेटर आपके जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बन गई तो वो फिर कंट्रोल रिलेज और कंट्रोल सारे उससे होके वो फिर आपकी ट्रैक्शन मोटर्स तक जाती है. तो ट्रैक्शन मोटर्स वो आपके एक्सल्स को घुमाती हैं, एक्सल्स व्हील्स के साथ कनेक्टेड हैं. तो आपका लोकोमोटिव कुछ और थोड़ा सा इक्विपमेंट जरा देख के कुछ बता देंगे सर. वो उसके फिर इसमें जी सर यहाँ पे होंगे. नजर आ रहे हैं? यहाँ पे सर नजर नहीं आ रहे, पर इसके व्हील्स के पीछे एक्सल पे ट्रैक्शन मोटर नजर आ रहे हैं कि ट्रैक्शन मोटर नीचे राइट एक्सेल्स के पास. जी ये एक्सल पे सर. बाकी ये जिस तरह एयर इनटेक है, ये मतलब इंजन के साथ ही है जहाँ से आपकी एयर इनटेक हो रही है. फिर आगे इसके कूलिंग सिस्टम्स होंगे इंजन के, वो भी है. जिस तरह ये वाला जो सेक्शन है ये आपका रेडिएटर है, आपके सारा जनरेटर, डीजल इंजन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से कूल हो रही हैं. नीचे ये उसकी चैसी है, आगे वो ड्राइवर कैब है. ओके जी. और कोई पॉइंटर है? और सर ये टर्बो चार्जर है, ये आपकी जो एग्जॉस्ट होती है. ये लिखने वाला पॉइंटर सर. नहीं, पॉइंटर नहीं. ये पॉइंटर इस पे काम भी नहीं करता. ओके चले.
इसमें उंगली से पॉइंट कर सकते हैं, हाथ लगाया तो फिर हाँ जी, वो change next होने का खतरा है। वो आगे चली जाती है। यार पॉइंटर है कोई? पॉइंटर वैसे इसमें काम करता है? नहीं, इसमें काम करता है पॉइंटर? अच्छा जी, just try to understand the whole concept. 6 axles, ठीक है जी? 6 axles आपको नजर आ रहे हैं। जितना वेट होगा is resting on these 6 axles. तो the total weight divided by number of axle is equal to axle load. Let's say if the whole weight on these 6 axles is 120 ton, so the per axle is very simply total weight divided by number of axles. So 6 number of axles means 20 ton is the axle load of this locomotive. Sir, ये weight symmetrically distributed होता है? Of course, it has to be symmetrical. If the load is not uniformly, if any wheel is not uniformly loaded, there will be problem. And what will be the problem? वो जो कह रहे हैं ना, tractive effort, और वो adhesion effect होगी, और फिर जो wheel light होगा, कि for example, let's say मैं ये कहता हूँ जी कि ये 20 टन होना चाहिए, से इस पे 18 है, इस पे 16 है, इस पे 24 आ जाएगा, तो इस it will not the balance, और ये क्या करेगा कि ये उसको जो इसकी adhesion होगी with the rail surface वो वेरी करेगी, और जब आप पावर इंट्रोड्यूस करवाएंगे to move the locomotive, what will happen? The lighter wheel will be moving at its position and it will result into the skidding of the locomotive. So, कई दफा even sometimes there are extra weights to be put on the locomotive. Normally तो उसके सारे equipment की distribution इस तरह की जाती है कि the load distribution on each axle should be uniform. वो uniform रहे, लेकिन अगर किसी जगह, let's say during the manufacturing process, पता चले जी कि वो ये wheel जो है इसके ऊपर कोई 300-400 kg less load आ रहा है, तो how they balance it out? They will put somewhere here on the both sides. वो उसके ऊपर extra counter weight कोई लगा देंगे just to balance के जी वो सारा उसके ऊपर axle load uniform हो जाए। इसका पता कैसे चलता है कि कौन से व्हील पे लेट्स सपोज एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है? सॉरी सर, किस तरह से पता चलता है? लेट्स सपोज एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, तो किस तरह से हम चेक करते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है लोड या नहीं आ रहा है? देखिए ये जो पैरामीटर है ना फॉर द वेमेंट कि जी एक्सेल लोड यूनिफॉर्म आ रहा है कि नहीं, these are the standard equipment which are fitted on the locomotive and on the chassis whatsoever. Normally during the manufacturing process at the manufacturing facility, when the locomotive is complete, ready for service, so first they put the locomotive for weighment and for the dimensions. कि दो चीजें जो मैन्युफैक्चरर अपनी फैसिलिटी पे चेक करता है वो दो चीजें हैं. नंबर 1 weighment, लोड ऑन ईच एक्सल, और फिर अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रही है तो फिर अकॉर्डिंगली उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन करते हैं. They adjust some equipment, or if there is no equipment, then they can put some counterweights just to make the axle load uniform. Number 1. And number 2, कि वो पूरी डायमेंशन जो है वो एक गिवन, जिस तरह पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव जो हैं उसके अंदर एक पूरा स्केच है जो कि आपकी पूरे सिस्टम के जो फिक्स स्ट्रक्चर है, जो उसमें सबसे मिनिमम हाइट विड्थ की टनल है या ब्रिज है, उसको कंसिडर करके एक पूरी डायमेंशन या एक स्केच बना हुआ है. All your locomotive and rolling stock should fit in that sketch. अगर उससे वो बाहर होता है तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता. तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ये करते हैं कि सबसे पहले जो चीजें चेक होती हैं उसमें एक्सल लोड एंड द डायमेंशन ऑफ द लोकोमोटिव, कि पता चले जनाब कि लोकोमोटिव आया उसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. अब वो एक सर्टेन हाइट तक अलाउड है, उससे ऊपर अगर निकल गया इट कैन स्ट्राइक with some fixed structure, it can hit with the tunnel
roof, it will damage the locomotive or equipment or whatsoever. So all your fitting, fastenings, dimension of the locomotive should fall in that sketch. It's given, I can share with you. So your locomotive outermost point and the topmost point, they should be fit in that sketch. So these are the two things when the locomotive is rolled out for trial or for operation. So these two things are to be checked. सर कुछ व्हील बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ड्राइविंग व्हील, आइडल व्हील। वो तो स्टीम के ज़माने की बातें हैं, वो स्टीम के ज़माने की थी, बहुत बड़ा व्हील होता था वो। अगर आप पिंडी शेड में जाते हैं तो यू कैन फाइंड वन लोकोमोटिव, सो मे बी देयर आर मोर देन 6 एक्सेल्स, मोर देन 6 एक्सेल्स, उसमें एक्सेल भी ज़्यादा थे। ये थर्सडे को जा रहे हैं और देखेंगे। अच्छा, छोटे व्हील को कहते क्या थे वैसे? बड़े को ड्राइविंग, चलो अगर किसी ने कहा नाम देता हूँ मैं वैसे जा रहा हूँ मलिक साहब। ठीक है सर, See you tomorrow. see you tomorrow. छोटे व्हील को क्या कहते थे? स्टीम इंजन। आइडियल, हाँ आइडियल इज उसको कहते थे पोनी व्हील और पोनी व्हील हमेशा सबसे पहले गिरा होता था। चलो खुदा हाफिज़। Thank you sir, see you tomorrow. See you tomorrow इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैकेनिकल तो काफी सिंपल लग रहा है सर, आप इसको क्यों नहीं बना ये इसलिए आपको सिंपलर लग रहा है कि ये ब्लैक बोर्ड पे है, बात समझ रहे हैं? When you will be physically see the locomotive and you will go inside some compartment, maybe your colleagues might be searching where he is lost. बात समझ रहे हैं? It is almost more than 70 feet or 66 feet. कोई इतना dimension में तो 60-70 फुट का तो है। Maybe width wise तो नहीं, लेकिन longer than this classroom. Locomotive. We are talking of locomotive. Engine is one component of locomotive. So when we are talking as a railwayman, we talk about the locomotive. Engine is one component of the locomotive. Normally हम एक layman terminology में use करते हैं कि engine. तो engine basically is a component of the green one in the middle. अब ये जो है ये बेसिकली डीजल इंजन है। अच्छा, फिर इसी तरह वो मैंने बताया ना कि ये फ्यूल टैंक है ये वाला। अब इसके अंदर 8000 लीटर फ्यूल है, डिफरेंट कैपेसिटीज हैं। कुछ लोकोमोटिव्स के अंदर 5500 लीटर आता है, कुछ के अंदर 6500 लीटर आता है, किसी के अंदर 7000 लीटर आता है। वो अकॉर्डिंग टू सर्विस होता है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि कराची से लाहौर तक एक लोकोमोटिव है, उसके अंदर इतनी फ्यूल की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रास्ते में हमें फ्यूलिंग के लिए ना खड़ा करना पड़ेगा इन लोकोमोटिव, क्योंकि फ्यूलिंग के लिए आप खड़ा करने का मतलब है ट्रेन रोकी, इट विल गो टू शेड फॉर फ्यूलिंग, वहां से फ्यूल होके आएगा, 2 घंटे का प्रोसेस है, आपकी गाड़ी 2 घंटे लेट होगी। तो नॉर्मली द कंसिडरेशन इज वो आप अपनी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखते हैं कि जी 3000 हार्स पावर का लोकोमोटिव जो है वो मेरा 6000 लीटर में पिंडी से कराची से लाहौर पहुंचता है। तो 4000 वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा, तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 6500-7000 लीटर हो कि जी मैं, अच्छा उसमें फिर एक और भी फैक्टर रखा जाता है अनफोर्सीन, कि एक तो उसकी एक्चुअल कंजम्पशन है। मसलन फॉर एग्जांपल इफ यू फ्रॉम हियर टू से पिंडी इस्लामाबाद, आपकी कंजम्पशन है 10 लीटर गाड़ी की, but you will not be putting 10 liters fuel, you will be putting maybe 15 or 20 liters fuel. Reason being कि जी रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, रास्ते में there must be some unforeseen, कोई और अनफोर्सीन, मैं AC ऑन करूंगा जी गाड़ी का, टेम्परेचर इज हॉट, मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, बंदे ज़्यादा हैं, तो वो ऐसे नहीं होता कि जी आप प्रिसाइज उतनी ही वो फ्यूल लेके चलते हैं, तो वो यू नीड मच मोर। यदि रास्ते में पता चले जी आगे इंजन फेल हो गया दूसरी गाड़ी का, अब पिछली ट्रेन खड़ी है, पता चला जी 2 घंटे लग गए उसकी क्लियरेंस में, तो 2 घंटे तो फ्यूल कंज्यूम होता रहा आपका।
तो वो आपने कम से कम उसके अंदर अनफोर्सीन क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो भी रखे जाते हैं। और फिर उसके अलावा अगर आप ये देखें, मैंने जो बताया कि वो जो रेड नीचे फ्यूल टैंक है, इट इज ऑल्सो मेड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी that the axle load should remain uniform on all axles. इसका भी रोल है। अच्छा सर, ये सैंड बॉक्स जो है ये अभी भी है? सॉरी, सैंड बॉक्स उधर आते हैं अभी जरा ऊपर पहले जरा कर लें, फिर उसके बाद ये बड़ा काफी चीजें हैं इसमें। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि अब ये जो फ्यूल टैंक है इसमें 8000 लीटर फ्यूल का एक वॉल्यूम है, उसका एक वेट है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा एक्सल लोड को। तो उसको भी आपने बैलेंस इस तरह, अब ये फॉर एग्जांपल मैंने अब जिस तरह ये 4000 हार्स पावर लोकोमोटिव आए हैं, तो मैं ये उसके अंदर वो 23.8 प्रॉब्ली उसका एक्सल लोड है, वो कोई 133-34 टन का लोकोमोटिव है, तो 23 पॉइंट समथिंग उसका एक्सल लोड है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि जी उसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 8000 लीटर है। मैं कहता हूँ यार कि नहीं, ये तो रसालपुर फैक्ट्री में बन सकता है, मैं इसमें 9000 कर देता हूँ। अब आपने 9000 किया ना, तो वो जो 1000 लीटर का एक्स्ट्रा वेट है, इट विल डिस्टॉर्ट द होल एक्सल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हम तो वो मैन्युफैक्चर नहीं है, हम डिजाइनर नहीं है लोकोमोटिव के, बट इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। जो लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम तो मेंटेनर हैं, और वो भी ऐसे थके हुए कि we can't maintain the locomotive and we are not sure that this locomotive which we are maintaining will reach its destination. या फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा पिंडी से इंजन निकला, ट्रेन पे लगा और चकलाला से पहले फेल हो गया। So we are also bad maintainer, poor maintainer, sorry. सर ये हॉर्सपावर है ये सर इंजन की है ये ट्रैक्शन फोर्स की कंबाइंड है, ये पूरे लोकोमोटिव? इस पे भी आएंगे, आगे है आपको बताऊंगा कि उसके अंदर डिफरेंट हार्स पावर है। अगर आप ये देखें, वो आपको आगे स्लाइड में आ जाएगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो हार्स पावर ये है कि विच दिस डीजल इंजन इज प्रोड्यूसिंग इनसाइड द चैम्बर, उसको इंडिकेटेड हार्स पावर कहते हैं। ये मतलब मैकेनिकल वाले ज्यादा फेमिलियर हैं, या जिन्होंने मेरे ख्याल इलेक्ट्रिकल वाले और सिविल इंजीनियरिंग भी थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ते हैं मेरे ख्याल। फर्स्ट ईयर में आई एम श्योर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं और सिविल इंजीनियर्स भी। आईसी इंजन्स या कोई ऐसा सब्जेक्ट या थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, तो उसके अंदर ये कुछ कॉन्सेप्ट है डीजल इंजन और ये इसका, ये को बताएगा मुझे वैसे। स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की इंजन वो पड़ी। चलें जी, बता दें जरा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का कौन बताएगा डिफरेंस अदर देन मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स? इन्होंने पढ़ा हमारे यूनिवर्सिटी सारी नहीं, इन्होंने तो पढ़ा है, इन्होंने भी पढ़ा है। हमने भी नहीं पढ़ा, नहीं यार, ये हो नहीं सकता, यूटी में नहीं पढ़ा, हमने मेरा नहीं पढ़ा। ऐसे में करें। मैंने वैसे पढ़ाया है ये सब्जेक्ट ना कहीं समवेयर, फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाया है। सर बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग होता था, लेकिन उसमें वही फोर्स वाले क्लास पढ़े। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते नहीं है, लेकिन इनके भी रेलेवेंट है, क्योंकि देखे ना पावर प्लांट जो है उसके अंदर आपका डीजल इंजन ही है ना। ये जो आरटीएल का पोर्शन है उसके अंदर जो आपके डीजल इंजन है वो तो यही चीज है। सर मेन फर्क तो वो जो एक पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस करने का है, वो है कि 4 स्ट्रोक होती है, वो उसमें नॉर्मली 4 स्टेजेस में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके एक पावर स्ट्रोक बनाती है, जबकि जो 2 स्ट्रोक होती है वो 4 स्टेजेस में जाके एक पावर स्ट्रोक बनाती है। हाँ जी, मैकेनिकल इंजीनियर्स। सर ऑटो या डीजल साइकिल जो होते हैं ना सर, उसके 4 जो प्रोसेसेस होते हैं, अगर आप सबको सेपरेटली स्ट्रोक्स में, अगर एक स्ट्रोक में एक आप प्रोसेस करें तो वो आपको 4 स्ट्रोक बन जाता है। आप अगर 2 प्रोसेस को एक ही स्ट्रोक में करते हैं, पिस्टन की स्ट्रोक, वो कौन से हैं? मतलब दो जो एक्टिविटीज हैं सर जो सर वो सक्शन है, सक्शन और फिर आगे कंप्रेशन और फिर आप आगे पावर Combustion एग्जॉस्ट, और ये तो हो गया 4 स्ट्रोक का। 2 स्ट्रोक का एक ही
स्ट्रोक हो जाता है ना, सक्शन और कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक हो जाती है। सर उसमें दो जो वो है ना प्रोसेस वो एक ही उसमें हो जाते हैं, जिस कौन कौन से? पावर और साथ इसके इनटेक और कंप्रेशन आपका एक स्ट्रोक में हो जाती है और पावर्ड और एग्जॉस्ट जो है ना वो सेकंड स्ट्रोक। और कुछ और बता दें डिफरेंस। और सर इसमें स्कैवेंजिंग होती है, तो आपकी जो इनटेक एयर होती है उसी से आप थोड़ी एग्जॉस्ट जो होती है तो आप पिस्टन की मूवमेंट से करते हैं, बाकी जो आपकी इनटेक एयर होती है उसके थ्रू भी उसको पुश कर दिया जाता है। एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर फोर स्ट्रोक के अंदर वॉल्व्स हैं और इनलेट वॉल्व्स, एग्जॉस्ट वॉल्व्स, और उसके अंदर पोर्ट्स हैं। उसके अंदर पोर्ट्स हैं, इसके अंदर जो है वो चले वो जरा थोड़ा सा आगे आएगा। तो हमारे पास बेसिकली लोकोमोटिव 2 स्ट्रोक भी हैं, 4 स्ट्रोक भी हैं। जो हमारे पास जनरल मोटर्स या EMD इलेक्ट्रोमोटिव डिवीजन के लोकोमोटिव्स हैं वो मोस्टली 2 स्ट्रोक हैं, 3000 हार्स पावर के, 1500 हार्स पावर के, 2000 कराची बेस्ड एंड कुंदिया। और फिर उसके बाद जो बाकी लोकोमोटिव्स हैं अदर देन दैट वो सारे 4 स्ट्रोक हैं, जिसमें GE के सारे लोकोमोटिव्स 4 स्ट्रोक हैं, एल्को के सारे, हिटाची के, ये सारे 4 स्ट्रोक लोकोमोटिव्स हैं। तो वो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बता दिया कि जी अगर आप इसको इंक्रीज या कम करेंगे तो अगर कम भी करेंगे तो फिर भी वो प्रॉब्लम देगा। तो उसके बाद जो सेटअप है वो जो आपकी डीजल इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस होती है उसको इंडिकेटेड हार्स पावर कहते हैं। जब वो इंडिकेटेड हार्स पावर निकलती है डीजल इंजन से तो उसके दो एंड्स पे पावर ट्रांसमिट हो रही है। अगर आप देखें एक एंड ये है, एक एंड ये है येलो वाला, जिसके अंदर एक ड्राइव शाफ्ट आपको नजर आ रही है। अब बेसिकली वो जो बैक साइड पे सारा जा रहा है वो भी इक्विपमेंट ड्राइव होता है आपके इंजन के आउटपुट से। मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप शेड में जाएंगे ना तो आप जरा देखिएगा, तो एक लंबी सी शाफ्ट निकल रही होगी, उसके ऊपर वर्टिकल रेडिएटर लगा होगा, कुछ और एक्सिलरीज चल रही होंगी, कंप्रेसर चल रहा होगा, कुछ और अटैचमेंट्स होंगी। एक एंड पे वो आ जाती है, दूसरे एंड पे आपका जनरेटर आ जाता है, जनरेटर और ऑल्टरनेटर। सर ये जो GU40 आजकल नए आ रहा है इसमें कंप्रेसर लगे होते हैं या एक्सप्रेसर? इसमें वो आगे आएगा तो फिर हम उधर चले जाएंगे। अभी मैं फिलहाल इस पे जनरल लेआउट में फोकस कर लें, उसके बाद फिर हम वो आगे आएगा। जो आपका सवाल है ना उसका दैट इज आंसर्ड। अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या है कॉन्सेप्ट कि फ्रंट पे जो रेड वाली दो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये भी उसी क्रैंकशाफ्ट की एक्सटेंशन पे माउंट हैं। बैक साइड पे जो आपको अटैचमेंट्स या इक्विपमेंट नजर आ रहा है वो भी उसी पे जो आपकी क्रैंकशाफ्ट की आउटपुट है उसके ऊपर। तो ये भी जो पावर कंज्यूम कर रही हैं ये बेसिकली उसी इंजन की हार्स पावर से चल रही हैं। तो उसको जो है और ये एक सर्टेन पावर कंज्यूम कर रही है। तो बेसिकली वो फ्रिक्शन हार्स पावर है कि जो इन ड्राइव्स को चलाने के लिए आपकी पावर कर्टेल करती है ये सारी। इसी तरह ये तो एक सिंपलेस्ट किस्म का लेआउट है कि जिसके अंदर ये नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अटैचमेंट्स मुख्तलिफ क्लास ऑफ लोकोमोटिव्स में लगी होती हैं। अब होता ये है कि यहाँ पे पावर ये जनरेटर जो है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर इट इज इन द फॉर्म ऑफ DC आउटपुट और AC आउटपुट। इट कैन बी DC जनरेटर और AC जनरेटर। ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर एक इसका ये अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रेक्टिफायर्स ये सारे इसको ये आउटपुट इनके थ्रू होके ट्रैक्शन मोटर्स को जाएगी और ये 6 यूनिफॉर्म करंट जाएगा, यूनिफॉर्म वोल्टेज जाएंगे। अगर वोल्टेज और उसमें करंट में वेरिएशन होगी तो उस पर्टिकुलर एक्सेल का बिहेवियर डिफरेंट होगा कंपेयरिंग विद द रिमेनिंग मोटर्स। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि और ये प्रॉब्लम आता है जब रास्ते में तो फिर वो ये देखता है कि जी
व्हील स्लिप हो रहा है, या एक मोटर जो है वो उसमें कोई स्पार्क आ गया या कोई और चीज़, तो वो फिर ड्राइवर के पास ऑप्शन होता है, दे कट ऑफ द मोटर, ट्रैक्शन मोटर की पावर को आइसोलेट कर देते हैं और वो फिर 5 एक्सल्स के ऊपर वो पावर जो है ना ट्रांसमिट वो करते हैं और फिर वो ले जाते हैं। तो ये डीसी मोटर जो होते हैं या एसी? ये हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द मोटर्स हैं वो डीसी मोटर्स हैं, और जो अभी लेटेस्ट जो हमने लोकोमोटिव लिए हैं फर्स्ट टाइम वो एसी मोटर्स हैं। ट्रैक्शन मोटर्स आर एसी 3 फेज और डीसी सीरीज मोटर है। अच्छा, अब उसमें एडवांटेज क्या है एसी मोटर का? वेरी लेस मूविंग पार्ट्स, नो कार्बन ब्रशेस, इलेक्ट्रिकल वाले शायद पढ़ते हैं तो जी, इंक्रीज पावर एज कंपेयर्ड टू डीसी। लॉसेस कम है उसके। तो वो फिर ये है कि अभी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी प्रोक्योर्ड द लोकोमोटिव्स विद एसी ट्रैक्शन, वरना हमारे पास जितने भी आज से पहले लोकोमोटिव थे वो सारे डीसी में। उसमें सर डीसी कन्वर्जन का अलग से एक मैकेनिज्म आ जाता है, वो भी इसमें निकल जाता है अगर एसी यूज करते हैं। सॉरी सर, अगर हम डीसी मोटर इस्तेमाल करते हैं तो हम जनरेट एसी कर रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं तो पूरा एक मैकेनिज्म लगता है, इन्वर्टर का वो पूरा सिस्टम लगता है, वो भी है। कुछ लोकोमोटिव्स में ये भी है, क्योंकि आपका वो जो मेरा ख्याल इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे कि वो जो होता है ना रेटेड पावर कोई एसी की, उसमें जो चूँकि फ्लक्चुएशन होती है ना, तो उसको पहले फिर बैलेंस करते हैं थ्रू रेक्टिफाइंग सर्किट और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं ताकि यूनिफॉर्म वोल्टेज और यूनिफॉर्म करंट जो है वो जाए। तो ये स्पेशली फॉर द एएमईज ये आपको यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि वो आप सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होंगे जब व्हेन यू विल बी डीलिंग विद द लोकोमोटिव मेंटेनेंस, you have to also be familiar with the electrical portion of the locomotive as well, about the traction motor, about the generator and everything, and the remaining for electrical of course no, लेकिन फिर भी उन्हें पता तो होना चाहिए थोड़ा बहुत के क्योंकि उनके पावर प्लांट्स में भी ऑलमोस्ट यही मैकेनिज्म है, बट दैट इज ये मोबाइल है वो स्टेशनरी है, फर्क सिर्फ इतना है। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि इट इज अ मोबाइल पावर प्लांट, इट इज अ मोबाइल पावर प्लांट, इट इज जस्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ ये जो हमारी एसी करंट है उसमें और उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मेरा फर्क है, बाकी इट इज अ मोबाइल पावर हाउस ऑलमोस्ट प्रोड्यूसिंग 2 मेगावाट तो एक लोकोमोटिव जनरेट करता है। इसका वेट वेगन से तो ज्यादा होगा, चाहे वेगन में कुछ भी डाल दें। सॉरी, इसका वेट जो है वेगन से हर हालत में ज्यादा ही होता है लोकोमोटिव का। लोकोमोटिव का इन एनी केस इट हैज टू बी, एक तो ये है ना कि ये इक्विपमेंट की वजह से, तो अदरवाइज ये होगा कि अगर ये नहीं होगा ना तो ये फिर उधर ही घूमता रहेगा, इसके व्हील उधर ही घूमेंगे, आगे नहीं मूव करेंगे। तो इसके अंदर वो जो मैंने बताया था कि वो आपके पास डीसी जनरेटर्स भी हैं और एसी जनरेटर भी हैं जी। सर वो एयर लेजर वायर्स का, हाँ उधर आएंगे अभी। तो ये आप लोकोमोटिव पे जब आप जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप तो खैर वैसे जो अदर मैकेनिकल के अलावा है वो तो कोशिश करेंगे कि ऊपर इंजन के ना इंजन रूम में जाना पड़े ना देखना पड़े, बिकॉज इट्स अ वेरी कम्बरसम, और जो हालात हैं वहाँ पे हमारे मेंटेनेंस के और बाकी सारी चीज़ें, तो यू विल बी शॉक्ड कि दैट व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गिविंग टू दिस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, कि इतना मतलब ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक इक्विपमेंट है और हम इसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। एनीवे, तो अच्छा, अब इसके अंदर द ग्रीन वन फ्रंट पोर्शन इज द कैब वेयर द ड्राइवर इज सिटिंग एंड द येलो वन इज कंट्रोल स्टैंड। The control stand basically it is the portion in the driver cab where the driver controls the locomotive. He speeds up, accelerate the locomotive, decelerate the locomotive, apply the brakes of the train and everything. ये जो control stand है ये basically समझें कि वो जिस तरह आपका steering है, वहाँ पे steering तो नहीं होता of course because
you have to move on a guided path. तो वो उसमें क्या है कि बेसिकली इसके ऊपर 3-4 चीज़ें इक्विपमेंट जो लगा होता है। एक तो सारी गेजेस लगी होती हैं। जब आप ड्राइवर कैब में जाएंगे यू विल सी लॉट ऑफ गेजेस डिफरेंट, जिसके अंदर फ्यूल प्रेशर, जिसके अंदर ल्यूब ऑयल प्रेशर, जिसके अंदर वाटर टेम्परेचर, जिसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की एयर प्रेशर जो रिजर्वायर में है उसकी क्या रीडिंग है, स्टेशनरी लोकोमोटिव, फिर टर्बो सुपरचार्जर वो कितना प्रेशर बना रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे। तो जो फिर अच्छा, फिर उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम लोकोमोटिव का, ब्रेकिंग सिस्टम ट्रेन का, वो 2 अलग-अलग हैंडल होंगे। फिर उसके बाद टू मूव फॉरवर्ड द लोकोमोटिव, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आप जब मूव फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी एक और डायरेक्शन है, उसको थ्रॉटल हैंडल कहते हैं, सॉरी रिवर्सर। फॉरवर्ड पोजीशन में करेंगे तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर रिवर्स में करेंगे तो लोकोमोटिव बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली जो बैकवर्ड ऑपरेशन है इट इज नेवर रिक्वायर्ड बेसिकली, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम कि रास्ते में कोई इवेंचुअलिटी आ गई, लेट्स से वो बंदा रन ओवर हो गया, नीचे आ गया, तो अब वो आगे ट्रेन मूव नहीं कर रही, तो क्या करेंगे आप उसको रिवर्स करके थोड़ा सा पीछे करेंगे ट्रेन को, तो वो आप उसकी डायरेक्शन, तो बेसिकली क्या होता है कि वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है तो वो आपकी ट्रैक्शन मोटर्स फॉरवर्ड मूवमेंट पे जा रही होती हैं। जब आप उसको रिवर्स पे कर देते हैं तो वो पोलैरिटी ऑफ द ट्रैक्शन मोटर्स चेंज हो जाती है करंट की और उसकी, तो वो बैकवर्ड फिर आप उसको ले जाते हैं। तो दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर माइनर मूवमेंट ऑन द लाइन व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मेरे ख्याल अभी बाकी फिर कल शुरू कर दें यहीं से, क्योंकि थोड़ा सा ये, क्योंकि आप लोग मेरा ख्याल नीम खाबीदा हालत में हैं, तो इससे पहले कि वो कोई कुछ समझ आई है जी, या कोई बस गुजारा है कोई, अगर हाँ वो हमारे टीचर थे तो वो कहते थे कि नीम जो है ना एक समंदर है, इसके बस किनारे किनारे पे रहें तो ठीक है, बीच में जाएंगे तो डूब जाएंगे। So what we are trying to do is basically just to give you the basic knowledge about the equipment, about the systems, about the train operation, and what I discuss actually this is mostly based on my experience, which I experienced, or but ये basic सी चीजें हैं, ये आप with the passage of time you will learn these things if you are interested, but if you don't want to learn, nobody will ask you to learn. It's up to you ये आपका क्या मूड है, किस स्टाइल में नौकरी करनी है। लेकिन rest assured, if you are professional, you will be having your identity. Rest assured कि वो आपकी आइडेंटिटी होगी। बाकी हमारे कोलीग्स थे, हमारे सीनियर थे जो चले गए, और वो ऐसे चले गए कि समझें कि उनका कोई नाम लेवा भी नहीं। तो इट्स अप टू यू, रेलवे आपको अपॉर्चुनिटी देगी। अब आप जब फील्ड पोस्टिंग में आएंगे तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू एक्सेल, हाउ यू वर्क। और अगर आप प्रोफेशनली वो करेंगे तो बिलीव मी यू रिक्वायर वेरी लिटिल एफर्ट, यू डोंट हैव टू मेक डू समथिंग मैजिक और बड़ा आपको कोई वो चाहिए आपको रॉकेट साइंस। नो, यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ योर रेलेवेंट फील्ड, दैट्स इट, फिनिश। वो अगर आप कर लेंगे फिर आप देखेंगे आपको किसी को कहने नहीं पड़ेगा जी मुझे ये कर देंगे तो मुझे ऐसे कर देंगे, या मुझे जी फलां चांस दें। हमारे बहुत सारे, फॉर मी आई एम आस्क्ड फॉर टू कि जी आप फलां जगह पे डीएस चले जाएं, फलां मैं कहता हूँ बस ना मैंने कर ली है डीएस। हमने कहते पीपल एनवी फॉर द डीएस, मतलब एक रेलवे मैन है उसका अल्टीमेट तो जो ग्रेड 20 में आप जाते हैं तो वो फिर डीएस ही होता है जी,
और एक उसकी अथॉरिटी है, एक उसका स्टेटस है। तो वो और मैं आई कैन क्लेम मैं ग्रेड 19 में डीएस लग गया था। मैं अभी 20 में गया भी नहीं था तो मुझे डीएस लगा दिया। तो उसके अंदर ये होता है कि वो आपको यू विल गेट योर प्रमोशन, ऑल ऑफ यू, रेस्ट एश्योर। क्योंकि आपको पता है इस वक्त पता नहीं, आई वाज टॉकिंग टू सीएमई फ्यू डेज बैक, मैंने उन्हें कहा जी मुझे रिसालपुर में ऑफिसर्स दें कुछ, तो उसने कहा कि मेरे पास तो बंदे ही नहीं है। हमारे पास कोई 26-28 बंदे शॉर्ट है असिस्टेंट ऑफिसर्स। तो यू विल बी 7 आई थिंक योर 7। हाँ, आई विश यू कंटिन्यू विद द रेलवेज। तो वो आप 2-3 साल में प्रमोट हो जाएंगे इन ऑन पे एंड स्केल, आप हायर पोस्ट पे चले जाएंगे। तो वो हायर पोस्ट पे जाने का ये होता है कि उसमें ये होता है कि जी समटाइम्स यू डोंट परफॉर्म और समथिंग, बट माय concept is when you are given a higher post assignment, you should prove your worth, that you are capable of it. People should not underestimate you. वो ये कहते हैं हमने इसको जल्दी प्रमोट करके गलती की है। Administration should not see like this. वो ये कहेंगे जनाब ये you should prove your worth, हाँ जी you are capable of it, और आप कहेंगे हाँ यार ये बंदा तो सही हमने प्रमोट किया है। सर ये कंडीशन सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए है? नहीं, ये सबके लिए है। It is for everyone. It is for everyone. Not for mechanical. वो तो ऐसे मैं मतलब मैकेनिकल को जानता हूँ, मुझे नहीं आइडिया। सिविल में भी ऐसे ही हालात हैं कि there is a shortage of officers and you are not. हम तो within 3.5 years we got the higher post. जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो वो 3 साल बाद उन्होंने हमें हायर पोस्ट पे लगा दिया। तो बस फिर वो आप के ऊपर है कि आप किस तरह एक्सेल करते हैं, किस तरह अपने आप को प्रूव करते हैं। Along with training period. हाँ, ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड था। ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड था। ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड। तो ये बस आपकी हिम्मत है और आपका वो है पैशन है कि आप कितना एक वो करते हैं। तो वरना काम किए बगैर भी रेलवे में तनख्वाह मिल जाती है। एंड देयर आर सो मेनी ऑफिसर लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी जो उनसे कसम ले लेंगे उन्होंने रेलवे के लिए देना कोई एवटा कंट्रीब्यूशन भी हो, लेकिन जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि वो रेलवे की बड़ी खिदमत की। सो हाउ यू परसीव द थिंग्स, किस तरह सोचते हैं, किस तरह उसको अप्लाई करते हैं, किस तरह एक्सीव करते हैं। तो रेस्ट एश्योर योर रिप्यूट विल ट्रैवल ऑल। वो जैसे कहते हैं ना रेलवे में एक कहा जाता है कि पहिए के साथ, रेलवे के पहिए के साथ साथ अफसर की रिप्यूट ट्रैवल करती है। दैट्स इट। सर ये बात बड़ी सुनी है कि रेलवे में कोई बात छुटती नहीं है। ये भी बात है। तो ये बहरहाल वो जो मैं कह रहा हूँ ना रेलवे में रिव्यू, तो ये वो इसका मतलब बहरहाल इन्फर करें तो वही है कि वो जो ना छुपने वाली बात है। इट मींस योर रिप्यूट विल ट्रैवल ऑल द वीक, सो बी केयरफुल प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर डे। इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे आगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। Disappointment.